अगले दिन सुबह सुबह प्रीति नहाकर वॉशरूम से बाहर आई और लगड़ाते हुए आईने की ओर बढ़ी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने इयररिंग पहने ही थे कि उसकी नज़र रूम के दरवाजे से टिक कर खड़े भानु पर पड़ी। उसे देखते ही प्रीति ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और बैग पर पड़ा अपना दुपट्टा उड़कर गुस्से में भानु की ओर देखकर बोली, इतने बड़े इंसान होने के बाद भी आप में इतनी तमीज़ भी नहीं है कि किसी लड़की के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। ये सुनकर भानु मुस्कुराते हुए अंदर आया और प्रीति के करीब आकर बोला, इतना खूबसूरत नज़ारा अगर आंखों के सामने हो तो किस कमबख्त को याद रहेगा कि उसे इजाज़त लेकर कमरे में आना चाहिए। प्रीति के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, शुक्र है ठाकुर जी का जो आपको पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई। कल जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि आप बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं और मेरा हाथ पकड़कर आपने मेरा ये यकीन पक्का भी कर दिया। पर अभी जो आपने कहा है उसके बाद तो मैंने ये तय कर लिया है कि आपसे शादी करना तो बहुत दूर की बात, आपका ये चेहरा तक देखना मुझे गवारा नहीं है। जाइए यहाँ से। ये सब सुनकर भानु प्रीति के और करीब आए और बोले, अरे आप तो इतने से मजाक पर नाराज हो गई। हम तो बस आपसे दिल लगी कर रहे थे और वैसे भी हमने सिर्फ आपकी तारीफ अपने शब्दों में ही तो की है और तो कोई खता नहीं हुई हमसे, पर हाँ आपने हमें घटिया कहकर खता जरूर कर दी। प्रीति ने उन्हीं के लहजे में उन्हें जवाब दिया, ये मेरे संस्कार है ठाकुर साहब जो मैं आपकी बदतमीजी के बाद भी आपसे शराफत से बात कर रही हूँ, वरना आप जैसे इंसानों को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चले जाइए मेरे कमरे से भी और मेरे घर से भी, क्योंकि इस चौखट पर बारात लाकर मुझे ब्याह कर ले जाने का आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये सुनकर भानु मुस्कुराते हुए प्रीति के ओर करीब आए और बड़े प्यार से प्रीति की ओर देखकर बोले, आपसे ब्याह किए बिना तो अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपकी मर्जी हो या ना हो, आप जैसी खूबसूरत लड़की को छुएंगे तो हम ही। इतना कहकर भानु ने प्रीति की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। प्रीति को उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उसने खुद को उनसे छुड़ाया और गुस्से में उनके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। भानु ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। वो कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी प्रीति उन्हें उंगली दिखाते हुए बोली, दोबारा मुझे छूने का ख्याल अपने मन में लाने से पहले मेरा ये थप्पड़ जरूर याद कर लीजिएगा, समझे आप। भानु ने गुस्से में प्रीति की बांह पकड़कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने ठाकुर भानु प्रताप पर हाथ उठाया। प्रीति ने झटके से अपनी बांह छुड़ाई और तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अभी तो आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है ठाकुर साहब। ये गलती दोबारा करने की कोशिश तो कीजिए, आपको मेरी हिम्मत का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। कान्हा जी की सौ, इस बार आपके बालों को पकड़कर आपको खींचते हुए इस हवेली से बाहर ले जाऊंगी और गांव की चौपाल में ले जाकर आपको अपनी जूती से इतना मारूंगी कि जिंदगी में किसी लड़की को नजर उठाकर देखने से भी डरेंगे आप। निकलिए मेरे कमरे से बाहर, वरना अभी जाकर आपकी ये घिनौनी हरकत दादा सा को बता दूंगी, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे निपट लेंगे। इतना कहकर प्रीति जोर से चीखते हुए बोली, निकलिए यहाँ से, गेट आउट। भानु गुस्से में वहां जा ही रहा था कि प्रीति फिर से बोली, मैं गांव में जरूर रहती हूँ पर मुझे गंवार समझने की भूल मत करिएगा ठाकुर साहब। इस हवेली में मेरे दादा सा ने आपको मेहमान बनाकर बुलाया तो इज्जत से अपनी मेहमानबाजी करवाइए और जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, वरना आप जैसे लोगों की खातिरदारी करना मुझे मेरे बाबा सा ने शहर जाने से पहले बहुत अच्छे से सिखाया था। तभी गंगा और केसर
प्रीति के चीखने की आवाज सुनकर भागती हुई वहां आ पहुंची। गंगा ने प्रीति के पास आकर पूछा, क्या हुआ लाडो, तू चीखी क्यों? उनका सवाल सुनकर प्रीति ने भानु की ओर देखकर कहा, कुछ नहीं माँ, मेरे कमरे में एक बड़ा सा चूहा घुस आया था, बस उसे ही अपने कमरे से निकाल रही थी। जरूर अनाज की कोठारी में बड़े चूहे घुस आए हैं। अभी तेरे बाबा सा से कहकर उनका इंतजाम करवाती हूँ, गंगा तुरंत बोली। पर केसर प्रीति की बातें सुनने के बाद अभी भी भानु का चेहरा देख रही थी। गंगा की नजर भी भानु पर पड़ी। उन्हें प्रीति के रूम में देखकर उसने हैरानी से पूछा, ठाकुर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गंगा का ये सवाल सुनकर प्रीति ने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी भानु बोल पड़े, वो हम भी इनकी चीख सुनकर यहाँ आए थे। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी, पर भानु तेजी से वहां से चले गए। उनका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। केसर उन्हें इस तरह गुस्से में जाते देखकर मन ही मन बोली, जरूर कुछ हुआ। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अनाज घर से चावल निकाल कर लाई हूँ। मुझे तो वहाँ कोई चूहा नजर नहीं आया। और ठाकुर साहब, ये गुस्से में इतने क्यों तमतमा रहे हैं? जरूर इस जंगली लड़की ने ही कुछ किया होगा। मुझे विक्रांत को बताना होगा। मन ही मन इतना सोचकर केसर वहां से चली गई। उसके जाते ही गंगा ने प्रीति की ओर देखा, जो आईने के सामने बैठकर अपनी चूड़ियां पहनने लगी थी। गंगा ने आकर प्रीति के सिर पर हाथ फेरा और बोली, प्रीति, तेरे लिए आलू की कचौरी बनाई है, जल्दी से नीचे आ जा। प्रीति खुशी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, आलू की कचौरियां? तो माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? चलकर मुझे जल्दी से कचौरियां दीजिए न। गंगा ने मुस्कुराते हुए प्रीति के गाल को छुआ तो प्रीति ने गंगा का हाथ पकड़ा और उसे नीचे ले जाते हुए बोली, माँ, मैं पारो के घर जा रही हूँ। आप ना कुछ कचौरियां उसके लिए भी पैक कर दीजिए। वो तो तू नहीं भी कहती तो भी मैं पारो के लिए जरूर देती। गंगा के इतना कहते ही प्रीति ने मुस्कुराते हुए उसे साइड से पकड़ लिया। नीचे आते ही अचानक दोनों के कदम रुक गए, क्योंकि भानु अपना सूटकेस लिए विक्रांत को आवाज लगा रहे थे। विक्रांत और सुखदेव दोनों ही उनकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आए। बाहर आते ही विक्रांत ने भानु से पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब? भानु तीखे स्वरों में बोले, हमें कुछ जरूरी काम है, इसलिए हमें आज ही वापस जाना होगा। ये सुनकर विक्रांत और सुखदेव दोनों ही हैरान हो गए, पर प्रीति मुस्कुराने लगी। गंगा ने भी तुरंत प्रीति की ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। तभी सुखदेव ने आगे आकर पूछा, पर अचानक से आपको कौन सा जरूरी काम आ गया भानु प्रताप? भानु ने प्रीति की ओर देखा तो उसे वो पल याद आया जब प्रीति ने उसे थप्पड़ मारा था। भानु मुस्कुराते हुए सुखदेव की ओर देखकर बोले, माफ कीजिएगा, पर हम आपको इस वक्त ये नहीं बता सकते कि हमें क्या काम है, पर वादा करते हैं बहुत जल्द आप सबको बताए। इतना कहकर भानु ने सुमित्रा की ओर देखा और बोला, मासा, हम गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। सुमित्रा ने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। उनके जाते ही सुखदेव भानु के पास आकर बोले, बेटा, आप यहाँ प्रीति का रिश्ता लेकर आए थे और हमने आपको यहाँ इसलिए रोका था ताकि हम आपको अच्छे से जान सके, पर आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। भानु ने प्रीति को घूरा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उनसे बोला, आए तो हम भी यहाँ इसलिए ही थे कि हम भी प्रीति को अच्छी तरह से समझ ले, पर क्या करें, इस वक्त हमारा जाना बहुत जरूरी है। पर जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रीति बहुत पसंद है, पर शायद आप सबको हमें जानने के लिए और वक्त चाहिए, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। हम हमारा जरूरी काम खत्म करके बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, पर बहुत जल्द आप खुद आपकी पौती का हाथ हमारे हाथ में देंगे। इतना कहकर
भानु ने उनके पैर छुए। सुखदेव ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया, पर विक्रांत और केसर परेशान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भानु प्रीति के पास आए, जो अभी भी उन्हें घूर रही थी, और उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रीति, अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आप बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। यकीन कीजिए, अगर आपने हमसे शादी के लिए हाँ कहा तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब हम आपके दादा सा, आपके बाबा सा और आपका दिल जीतकर बारात लेकर आपकी हवेली में आएंगे और आपको दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तीखी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। भानु ने आगे बढ़कर गंगा और केसर के पैर छुए। तभी सुमित्रा भी वहां आ गई। दादा सा, मैं इन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। तभी विक्रांत बोला तो सुखदेव ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चले गए। विक्रांत ने नौकरों को भानु का सामान उठाने का इशारा किया और भानु के साथ बाहर आया। उनके पीछे ही सुमित्रा, गंगा और केसर भी आने लगी। विक्रांत ने बाहर आते ही भानु का हाथ पकड़कर आहिस्ता से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया ठाकुर साहब, जो आप इस तरह अचानक से जा रहे हैं? भानु ने मुस्कुराते हुए विक्रांत को गले लगाया और बोले, आपकी हवेली में जल्द से जल्द वापस आने के लिए हमारा आज यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, पर हम आपसे वादा करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हम यहाँ फिर से आएंगे, और वो भी बारात लेकर। ये सुनकर विक्रांत की जान में जान आ गई और वो भानु की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। भानु अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठे और चले गए। उनके जाते ही प्रीति मुस्कुराते हुए हवेली में वापस आई और आकर सोफे पर लेट गई। तभी गंगा ने वहां आकर प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उसके कमरे में ले जाते हुए बोली, चल मेरे साथ। माँ, क्या हुआ? हाथ तो छोड़िए मेरा, प्रीति बोली। गंगा गुस्से में उसे उसके कमरे में लेकर आई और उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। प्रीति ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? गंगा ने गुस्से में पूछा, क्या किया तूने, जो ठाकुर साहब यहाँ से अचानक चले गए? प्रीति ने बिना जवाब दिए दीवार पर टंगी कठपुतली उठाई और उसके साथ खेलने लगी। गंगा ने गुस्से में उसके हाथ से कठपुतली छीनकर फेंक दी और बोली, प्रीति, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तूने ही ठाकुर साहब के साथ बदतमीजी की होगी, तभी वो इस तरह अचानक से चले गए। ये सुनकर प्रीति गुस्से में बोली, बदतमीजी नहीं की है मैंने उनके साथ माँ, बल्कि मैंने तो उन्हें बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ जो पड़ा तो उनके गाल पर था, पर चोट शायद उनके दिल पर लग गई, इसलिए वो यहाँ से चले गए। प्रीति के इतना कहते ही गंगा की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने गुस्से में प्रीति की बाह पकड़कर पूछा, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? तूने ठाकुर भानु प्रताप पर हाथ उठाया। तुझे कुछ अंदाज भी है कि इसका क्या अंजाम हो सकता है? माँ, अगर आप मेरी जगह होती न तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। प्रीति की ये बात सुनकर गंगा उसे हैरानी से देखने लगी। प्रीति ने गंगा को सब कुछ बताया। गंगा परेशान होकर बेड पर बैठ गई। उन्हें परेशान देखकर प्रीति उनके पैरों के पास बैठी। उसने उनके घुटनों पर सिर रखा और बोली, माँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी। मैं अभी जाकर ठाकुर साहब को रोक लेती हूँ और उनसे माफ़ी भी मांग लेती हूँ। इतना कहकर प्रीति उदास होकर जाने लगी तो गंगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रीति ने पलटकर गंगा की ओर देखा तो गंगा उसका हाथ पकड़े उठकर खड़ी हुई और बोली, मेरी लाडो को कोई जरूरत नहीं है उस घटिया आदमी से माफ़ी मांगने की, समझी तू? इतना सुनते ही प्रीति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी माँ के गले लग गई। माँ,
मैंने ठीक किया ना? प्रीति के इतना पूछते ही गंगा ने उसके चेहरे को छुआ और बोली, हाँ लाडो, तूने बिल्कुल ठीक किया। जो उस घटिया आदमी की पहली ही बदतमीजी पर उसे सबक सिखा दिया। आइंदा वो तेरे करीब आने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। तेरे बाबा सा के आते ही मैं उन्हें भी ये सब बता दूंगी। तू देखना, जब उन्हें ठाकुर साहब की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो खुद इस रिश्ते के लिए साफ शब्दों में ना कह देंगे। प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माँ, अब चलिए न, चल कर कचौरियाँ तो तलिए। आलू कचौरी का नाम सुनते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। बहुत तेज भूख लगी है मुझे। गंगा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो प्रीति के माथे को चूम कर बोली, चल। दोनों मुस्कुराते हुए किचन में आई। गंगा ने प्रीति के लिए जैसे ही गर्मा गर्म कचौरी कढ़ाई से निकाली तो प्रीति झट से उसे खाने लगी, पर एक निवाला खाते ही उसका मुंह जल गया और वो बहुत जोर से चीखी। गंगा ने जल्दी से फ्रीज से पानी की बोतल निकालकर प्रीति को पानी पिलाया और बोली, पता नहीं कब बड़ी होगी, बच्चों जैसी हरकतें करती है। थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी। गर्म गर्म उठाकर मुंह में भर ली। प्रीति ने जल्दी से पानी पिया और प्लेट में रखा गुड़ उठाकर खाया और फिर गहरी सांस ली। गंगा मुस्कुराते हुए फिर से कचौरियां तलने लगी और बोली, लाडो, दिल्ली के इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है तू, इसलिए अब घर पर भी बड़ी हो जा। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाए और कोई राजकुमार तुझे अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अगर वहां अपनी सास के सामने ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करेगी तो पता नहीं वो तेरे बारे में क्या सोचेगी। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, उसकी चिंता आप मत करो माँ, क्योंकि मेरी सास बिल्कुल आपकी तरह होंगी, बहुत प्यारी, और वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहेगी। गंगा मुस्कुराने लगी। प्रीति कचौरी की प्लेट उठाकर प्लेटफॉर्म पर बैठी और कचौरी खाने लगी तो गंगा ने प्रीति के सिर पर मारते हुए कहा, बेशर्म लड़की, खुद अकेली खाएगी क्या? जा अपने दादा सा, ताईजी और भाई सा को भी दे करा। प्रीति झट से बोली, पहले मुझे तो खाने दीजिए। ये सुनकर गंगा ने गुस्से में प्रीति को घूरा तो प्रीति ने मुंह बनाकर अपनी प्लेट फिर से प्लेटफॉर्म पर रख दी और ट्रे उठाकर चली गई। उसके जाते ही गंगा मुस्कुराने लगी। उसने ऊपर टेरेस की ओर देखकर कहा, हे ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें उस भानु प्रताप का असली चेहरा वक्त रहते दिखा दिया, वरना मेरी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब बस मेरी बच्ची के लिए एक ऐसा राजकुमार भेज दीजिए जो उसका बहुत ख्याल रखे, उसे उतना ही प्यार करे जितना कि उसके बाबा सा और उसकी माँ उससे प्यार करती है। बस अब जल्दी से उसे इस घर की चौखट पर भेज दीजिए। गंगा ने इतना कहा ही था कि उसे बहुत तेज गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने तेल में से कचौरियां निकाली और गैस बंद करके किचन से बाहर आई, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गंगा ने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजे पर आदित्य खड़ा था। गंगा दरवाजे के पास आई और उसने पूछा, जी आप कौन? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके साथ आए इंस्पेक्टर को देखते ही गंगा के जैसे होश उड़ गए। पुलिस को अपने घर में देखकर वो घबरा कर बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप हवेली में? सब ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर इशारा करते हुए बोले, जरा प्रीति जी को बुला दीजिए, हमें उनका स्टेटमेंट लेना है। इंस्पेक्टर के मुंह से प्रीति का नाम सुनते ही गंगा की घबराहट और बढ़ गई और वो बिना कुछ कहे सुखदेव के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। आदित्य हैरानी से इंस्पेक्टर साहब की ओर देखने लगा। इंस्पेक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य साहब, ये गांव है, यहाँ किसी के घर में पुलिस आकर किसी लड़की के बारे में पूछे तो लोगों का शॉक्ड होना नेचुरल है। आदित्य 2 पल सोचकर बोला, पर हम तो बस उस लड़की से पूछताछ करने आए हैं। आदित्य ने इतना कहा ही था
कि सुखदेव तेज तेज कदमों से गंगा के साथ अपने कमरे से बाहर आए। विक्रांत भी अपने कमरे से बाहर आया, पर आदित्य को अपने घर में देखकर चौंक गया। आदित्य ने अपनी नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखा तो विक्रांत ने आगे आकर उससे पूछा, तुम यहाँ? आदित्य ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अकड़कर खड़ा रहा। तभी इंस्पेक्टर साहब अंदर आए और सुखदेव की ओर देखकर बोले, खम्मा घनी ठाकुर साहब, माफी चाहता हूँ जो इस तरह बिना बताए आपकी हवेली चला आया, पर आना बहुत जरूरी था। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा आपको जो आप खुद यहाँ चले आए? सुखदेव के इतना पूछते ही इंस्पेक्टर ने आदित्य की ओर इशारा करके कहा, ये आदित्य बाबू है, मुंबई से यहाँ किसी जमीन के सिलसिले में आए हैं। कल बाजार में एक ट्रक ने इनकी जीप को टक्कर मार दी। वो तो ठाकुर जी का आशीर्वाद था इन पर, जो आपकी पोती प्रीति ने बिना अपनी परवाह किए इनकी जान बचा ली। इन्होंने उस हादसे की कंप्लेन दर्ज करवाई है, बस इसी सिलसिले में प्रीति जी से पूछताछ करने आए हैं। वैसे तो मुझे प्रीति जी को थाने ही बुलाना चाहिए था, पर आपकी परिवार की जो इस गांव में इज्जत है, उसकी खातिर प्रीति जी को वहां बुलाकर पूछताछ करना मुझे ठीक नहीं लगा। बस इसलिए मैं आदित्य बाबू के साथ यहाँ चला आया। आइए बैठिए। सुखदेव के इतना कहते ही सब लोग बैठ गए। बैठते ही आदित्य फिर से हवेली को देखने लगा। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर गंगा की घबराहट भी थोड़ी कम हो गई। तभी विक्रांत बोला, काकी सा, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता भिजवाइए। गंगा ने सिर हिलाया और आदित्य को देखते हुए फिर से किचन में चली गई। उसके जाते ही इंस्पेक्टर साहब ने सुखदेव को पूरे हादसे के बारे में बताया और बोले, अब आप जरा प्रीति जी को बुला दीजिए, हमें उनसे भी पूछताछ करनी है। जी जरूर, सुखदेव बोले। तभी प्रीति कचौरी खाती हुई केसर के कमरे से बाहर आई। उसने जैसे ही आदित्य को अपने घर में देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रीति आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य को देखकर मन ही मन बोली, हे ठाकुर जी, ये तो मेरे घर तक पहुंच गए। ये जरूर दादा सास से मेरी शिकायत करने आए हैं, और वो भी पुलिस को साथ लेकर। मैंने तो सिर्फ इनकी जीप का टायर पंचर किया था, जीप तो उस ट्रक वाले ने उड़ाई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्लीज आज बचा लीजिए ठाकुर जी, आपकी सौं, आज के बाद किसी की गाड़ी पंचर नहीं करूंगी। तभी सुखदेव उसे देखकर बोले, प्रीति यहाँ आ बेटा, इंस्पेक्टर साहब तुझसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। प्रीति घबराकर आदित्य से बोली, बाबू साहब, मैंने तो बस आपकी जीप का टायर पंचर किया था। आपकी जीप तो उस ट्रक वाले ने उड़ाई थी। मैंने तो आपकी मदद के लिए आपको उस ट्रक का नंबर भी दिया, फिर भी आपने इतनी सी बात के लिए मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी। बड़े आसान फरामोश इंसान हैं आप। मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे ही जेल भिजवाने चले आए। उस ट्रक वाले को ढूंढने की जगह पुलिस को मेरे ही घर ले आए। आदित्य गुस्से में उसे घूरने लगा तो प्रीति दौड़ती हुई अपने दादासा के पास आकर बोली, दादासा प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। उसकी बातें सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, शट अप प्रीति। आदित्य के इतना कहते ही सब उसकी ओर देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा।